क्या कहता है? वैल्यू ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट एस, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करें क्योंकि जिसने कंपोज किया इससे गलती हो गई है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट था। कूलम्बिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये आपको पता है कि K बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्या करूं, एप्सिलॉन नॉट लगाओ जी, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन एम? एप्सिलॉन एम, ठीक है। मतलब ये है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है एक लाइन कि कूलम्बिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? सिर्फ जीरो कौन से केस के लिए है? बोलो। When epsilon r is equal to infinity, और infinity किस चीज के लिए है? फॉर मेटल। अगर हम दो चार्ज के दरमियान कोई मेटल रखे, ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट, देन इट विल इक्वल टू 0। अगर फ्री स्पेस हो तो फिर एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात? और ये कौन से कंडीशन के लिए है? जब एप्सिलॉन r इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इंफिनिटी फॉर अदर मटेरियल्स एक्सेप्ट मेटल्स। क्लियर हो गई बात? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। लेकिन अगर आ जाए रेंज ऑफ व्हाट कूलम्बिक कांस्टेंट, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा? K इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू व्हाट? 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9। इज इट क्लियर? तो इस एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 128 में क्या कहता है? अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या बिकम्स 0। क्या होगा? एक सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, ये 127 का एक्सप्लेनेशन है। 128 सोर्स चार्ज है। लेट्स सपोज ये सोर्स चार्ज है, क्यों पॉजिटिव? क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और हम क्या करते हैं? एक टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं टुवर्ड्स अ सोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, यहां पर इस तरह भी आ सकता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आप, अगर मिसाल के तौर पर एक नेगेटिव चार्ज और वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, तब भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। 129, if the electric potential energy is increased by 300%, then increase in electric field intensity will be 100%, 200, 300 या 900%। ये MCQs मैंने उठाया है कहां से? एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर, वहां पे आपने पढ़ा है, अगर याद है आप लोगों को। 129 U is equal to 1/2 epsilon naught epsilon r E square into area and J। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और E का जो ताल्लुक है वो क्या है? डायरेक्ट E स्क्वायर के साथ, ठीक है। यहां पर क्या गिवन है? यहां पर गिवन है किधर? क्या ये वाला? यहां पर गिवन है पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, और आपसे क्या मांग रहा है? E। तो हम लिख सकते हैं U अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। 300% है, पहले कितना था? 100%, इंक्रीज कितना आया?
400%, तो 100 प्लस 4, सॉरी 100 प्लस 3 4, 100% पहले था, इंक्रीज आया 300%, टोटल कितना हुआ 400%। तो 400% का मतलब क्या है 4, और यहां पर क्या है रूट, तो 4 रूट क्या होगा 2, या हम लेते हैं 200%। कहता है इंक्रीज, इंक्रीज कितना होगा, पहले कितना था 100%, तो 100% 200% से ये क्या करे माइनस करे, तो आ जाएगा क्या 100% आएगा। देखो अब ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी स्क्वायर हो या रूट आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर परसेंटेज, लेट सपोज परसेंटेज ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 10%, तो फिर क्या करना है, यही क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज्ड बाय 3%, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना आएगा या टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो यहां पे ख्याल रखें कि U परसेंटेज इन U इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इन E। अच्छा, ये दोनों किस के लिए है, इंक्रीज के लिए भी है और डिक्रीज के लिए, ये शॉर्ट ट्रैक है। अगर यहां पर U मालूम करना है मतलब परसेंटेज इन E, तो परसेंटेज इन E क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2 ऑफ परसेंटेज इन U, मतलब जो पावर है वो क्या करे मल्टीप्लाई करे। जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है अनसर्टेनिटी में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा कि पावर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। फर्दर इसकी तरफ नहीं जाता, इसमें कैलकुलेशन और ट्रिक वगैरह ज्यादा है। दूसरा आपको पता है एक ये हो गया ग्रेटर देन 100%, दूसरा ये हुआ लेस देन 10%, तीसरा कौन सा होगा अगर परसेंटेज ग्रेटर आर इक्वल टू 10 हो, लेस हो किस चीज से 100% से, ठीक है, या 100 से, तो फिर क्या करना है इंक्रीज के लिए फार्मूला आप लोगों को पता है कि क्या होगा 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और डिक्रीज के लिए फार्मूला है कौन सा 2n माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और ये n क्या बना जाए, n है गिवन परसेंटेज। तो ये 3 ट्रिक्स है, जहां पर भी जिस टॉपिक में भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट आ जाए तो इसमें ये 3 ट्रिक्स जो है वो अप्लाई किया करें। नेक्स्ट वन, अच्छा इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 130, at a point halfway between two identical point charges the electric field is equal to क्या होगा मिडवे। तो जब मिडवे होगा, ये 130 का एक्सप्लेनेशन है, दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो यहां पर इस पॉइंट पर ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं नल पॉइंट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए फिर क्या होगा वी नेट, ये क्या होगा मैक्सिमम होगा, ये बात याद रखें, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने पढ़ा है। तो इस केस में होगा 130 में है ऑप्शन नंबर सी। 131, a capacitor is disconnected from a battery and plate spacing is increased, what remain constant? Capacitance, voltage, charge या एनर्जी, क्या कांस्टेंट होगा चार्ज कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आ गया 131 में ऑप्शन नंबर सी। 132, two charges of 2C and 7C are placed at some distance in air. The ratio of the forces acting on them is 1:1, क्योंकि मैग्नीट्यूड पर ये डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए 133। 133 क्या है, 2 point charges plus 2 coulomb and plus 6 coulomb repel each other with a force of 12 Newton. If a charge of -4 coulomb is given to each of these charges, the force will be क्या होगा 4 न्यूटन अट्रैक्ट होगा। दो चार्जेस है +2 और +6, तो 6 2s are 12 ऑलरेडी गिवन है। कहता है अगर हम -4 चार्ज
दोनों को करें मतलब निर्देय करें तो -4 + 2 -2, ठीक है, -4 + 6 +2, 2 2s are 4, लेकिन -4 आया है तो माइनस शो करता है क्या, अट्रैक्टिव, और + शो करता है क्या, रिपल्सिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन। 134, the resistance of a wire is 10 ohm, its length is increased by 10% by stretching, the new resistance will now be कितना होगा, 11 ohm, 12 ohm, 13 ohm, 1.2 ohm। देखो रेजिस्टेंस और लेंथ के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, लेकिन जब स्ट्रेचिंग की बात आ जाए तो फिर क्या होगा, स्क्वायर पे होगा। ये हो कौन सा है, 134, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, अगेन एल स्क्वायर आ गया और इंक्रीज आया है, तो इंक्रीज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला है, क्योंकि 10 के बराबर है तो 2n + n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, 2 × 10 + 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, तो 20, और ये क्या हो जाएगा 1, 21%। तो 10 का जो 21% है 10 का, क्योंकि ऑलरेडी पहला कितना है 10, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम, ठीक है, इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10% बाय स्ट्रेचिंग, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, 12 ओम। 10 का 21% कितना है, ये आता है 2.1, तो 10 के साथ 2.1 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 12.1, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट वन, ऑप्शन बी। 135, the product of charge and frequency is closely related with current। क्यों, क्योंकि आपको पता है I is equal to Q डिवाइडेड बाई T, तो हम लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाई बाय F, ठीक है, I is equal to QF, मतलब कूलम मल्टीप्लाई बाय हर्ट्ज अगर आ जाए मिसाल के तौर पर, तो इट गिव्स दी डायमेंशन ऑफ व्हाट, करंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। 136, M1 L3 T power -3 A power -2 is the dimensional formula of resistance, resistivity, conductance या conductivity। तो ये ऑप्शन है रेजिस्टिविटी का, ठीक है। 136, आपको पता है R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A, पता है कि नहीं पता, पता है ना। रो क्या है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, R मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई L। R किस चीज के बराबर है, V इज इक्वल टू आई आर, सो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। V किस चीज के बराबर है, जॉल डिवाइडेड बाई कूलम मल्टीप्लाई बाई एम्पेयर, है कि नहीं है, ठीक है। V पोटेंशियल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जॉल किस चीज के बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। कूलम किसके बराबर है, एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई सेकंड, तो एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेकंड, ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पेयर स्क्वायर सेकंड क्यूब। ये किस चीज का आ गया, रेजिस्टेंस का आ गया। अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस के, तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि 1 ओवर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो ये तो नहीं है, मतलब अगर हम इसका डायमेंशन मालूम करें तो देखो m L स्क्वायर T पावर -3 A पावर -2, और यहां पर डायमेंशन क्या है, m L क्यूब, L क्यूब है, ठीक है ना। तो L क्यूब के लिए फिर ये करें कि R रो इज इक्वल टू R कितना है, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेकंड क्यूब मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर, एक खत्म हो गया तो क्या आ गया, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेकंड क्यूब। M1 L3 T पावर -3 A पावर -2
इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉरवर्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी के लिए क्या होगा, कंडक्टिविटी इसका अपोजिट होगा, m पावर -1, l पावर -3, t पावर +3 एंड a पावर +2। ठीक है, रिसिप्रोकल है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी। 137, which of the following has a negative temperature coefficient? जर्मेनियम, आयरन, मैंगनीज या Ag किस चीज का सिंबल है, सिल्वर का है, तो कौन सा होगा, जर्मेनियम। जर्मेनियम क्यों है, सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ताल्लुक है वो क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नेगेटिव फॉरवर्ड अ सेमीकंडक्टर एंड पॉजिटिव फॉरवर्ड अ कंडक्टर्स ओनली। अच्छा, ये मिटाओ। तो नेक्स्ट आ जाए, ये है 137 में ऑप्शन नंबर ए। 138 कौन सा है, two long parallel wires having equal current flowing in opposite direction, the force will be, क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, रिपल्सिव होगा। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन हो फिर ये 138 दो वायर्स हैं, लेकिन करंट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इसका सिंपल तरीका क्या है, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। इस साल के यहाँ पे नॉर्थ साउथ, तो यहां पर क्या लगाऊंगा, साउथ एंड नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, अच्छा, तो 138 में आ गया ऑप्शन नंबर, ऑप्शन बी। 139 किलोग्राम पर एम्पेयर सेकंड स्क्वायर is the base unit of magnetic induction, magnetic flux density, magnetic field intensity, या all of these, all of these. F is equal to ILB, so B is equal to F divided by IL. इससे क्या है, किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर मीटर खत्म हो गया, किलोग्राम per ampere second square is the base unit of B. B magnetic flux density भी है, ठीक है, magnetic induction भी है, और magnetic field intensity भी है। So the correct option, it is option number D. Next one, 140. A wire 4 meter long carrying current to 5 ampere placed at right angle of B, magnetic field intensity of 6 Weber per meter square. The force experienced by the wire in SI unit is 120. कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, F is equal to ILB, ILB sin थीटा, तो 90 डिग्री आ गया ऑलरेडी। कितना कितना है, 140, किधर गया ये वाला, 4, 5 and 6 which is equal to 120 न्यूटन। तो ये ऑप्शन नंबर डी। 141, a negatively charged particle is projected parallel, किधर गया, parallel to a uniform magnetic field. The resulting path of the particle is straight. क्यों straight होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स 0 हुआ, जब डिफ्लेक्टिंग फोर्स 0 होगा तो ये जाएगा स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर ए। 142, the primary winding of a transformer has 500 turns, whereas its secondary has 5000 turns. The primary connected to an AC supply of 20 volt 50 hertz. The secondary will have an output of, क्या होगा, अब गौर से देखें यहां पर, विदाउट कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे सेकेंडरी का जो करंट है वो ज्यादा है, मतलब वोल्टेज वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ऑप्शन सी और डी की तरफ देखें तो वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा और कम, वो तो खत्म हुआ। ऑप्शन ए और बी में एक करेक्ट है,
ऑप्शन बी की तरफ आप देखें तो वो जो सोर्स है, सॉरी, जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो कम है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 142 ऑप्शन ए। 143, अच्छा, a coil having an area A naught is placed in a magnetic field of a change from B naught to 4 B naught in a time interval T. The EMF induced in a coil will be, ऑप्शन नंबर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? ये है 143 माइनस एन डेल फ्लक्स बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, माइनस एन, और यहां पर क्या आ जाएगा? डेल टी में यहां पे कॉमन करता हूं, यहां पे जाएगा फ्लक्स एफ माइनस फ्लक्स आई, या बी इंटू आई। सो माइनस एन डेल टी, ये आ जाएगा बी एफ ए एफ माइनस बी आई इंटू ए आई। नोटिंग करें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस 3 ए नॉट बी नॉट डिवाइडेड बाय टी। क्वेश्चन नंबर 143, ऑप्शन नंबर डी। 144 में क्या है? A straight conductor of length 0.5 meter is moved at 4 meter per second perpendicular to a uniform magnetic field of 0.2 Tesla. What is the EMF induced across the conductor? 0.4। कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे? हाँ जी, BLV, मोशनल EMF। वैल्यू पुट करें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.4, विच इज ऑप्शन नंबर बी। 145, in a circuit with only a resistor connected to an AC source, what does the resistor do to the current waveform? Delay the current by 90 degree, reverse the direction of current, allow the current to be in phase with voltage, ये blocks the AC current। ये MCQ है, AC through pair resistor। क्या होगा? तो उसमें वोल्टेज और करंट दोनों क्या है? सेम फेज में है, ठीक है, सेम फेज में। सो 145 में ऑप्शन नंबर सी देखो, V इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा। दोनों इन फेज है, तो दोनों इन फेज है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 146, as the frequency of AC source increases, the capacitive reactance will be, capacitive reactance will be decrease। capacitive reactance क्या है? XC is equal to 1 over omega C, या 1 divided by 2F into C, क्या हम लिखते हैं? XC is inversely proportional to F। अगर C कांस्टेंट रखे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज से कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज। तो 146 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? जी। 147 में है, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट ओवर 1 फुल साइकिल इज 0, क्योंकि पावर लॉस इन इंडक्टर क्या होता है? 0 होता है। आप देखें 147 है, 47 है, तो V बराबर है V नॉट कॉज ऑफ थीटा, I बराबर है I नॉट साइन ऑफ थीटा। एवरेज पावर क्या होगा? एवरेज V मल्टीप्लाई बाय एवरेज I, पुटिंग करें तो आ जाएगा क्या? 0। cos 90 से, सॉरी 0 से हम शॉर्ट लेंगे, तो cos 0 1, sin 0 0, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। 90 अगर हम बात करें, सो cos 90 0, sin 90 1, फिर अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0। 180 अगर हम बात करें, सो -1 इन 0, अगेन क्या होगा? 0। तो द एवरेज पावर लॉस विल बी इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी 147। 148, a semiconductor diode is also called PN junction diode, crystal diode,
ट्रायोड या बोथ ए एंड बी? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्रिस्टल डायोड ये लिखा हुआ है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में, पुराने जमाने इसका नाम था क्रिस्टल डायोड। ट्रायोड तो नहीं हो सकता, ट्रायोड तीन होंगे फिर, तो क्रिस्टल डायोड या पीएन जंक्शन डायोड, ये दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन। अच्छा 149, a student connects a capacitor in series after the rectifier, what will happen to the output? Output voltage increases, current become constant, current won't work as expected, ripple is minimized. हाँ जी, क्या होगा? देखो, रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। अब डीसी करंट आ गया, आपने लगाए इसके सामने क्या? कैपेसिटर। कैपेसिटर ओनली वर्क एंड एसी, एसी पर काम करता है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, काम ही छोड़ेगा, क्योंकि आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, सो सर्किट वॉन्ट वर्क एज एक्सपेक्टेड। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर सीरीज के बजाय पैरेलल आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर फिल्ट्रेशन की तरह काम करेगा, फिर रिपल क्या होगा? मिनिमाइज्ड होगा। तो पैरेलल में क्या होगा? रिपल मिनिमाइज्ड, और सीरीज में सर्किट काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 150। The number of diode used in bridge rectifier is 4. Option number B. 151. If visible light shows photoelectric effect for alkali metals, cadmium metals या all of above, सिर्फ और सिर्फ alkali metals, सोडियम या पोटाशियम, क्योंकि इसका जो रेज है ये क्या है? जो फ्रिक्वेंसी है इंतहाई कम है, तो अल्कली मेटल्स। और अगर मिसाल के तौर पर विजिबल की जगह अल्ट्रावायलेट आ जाए तो फिर क्या होगा? अल्ट्रावायलेट, फिर क्या होगा? फिर कैडमियम होगा, कैडमियम। ठीक है, और अगर गेमा आ गया तो फिर क्या होगा? हम सब एक एक की बात करते हैं, आज फिलहाल छोड़े। ठीक है, अगर गेमा आ गया तो फिर क्या होगा? फॉर्मेटल्स होंगी। ठीक है, अगर फिर यहां पर ऑप्शन डी है, अगर गेमा रेज आ जाए तो फिर होगा ऑल ऑफ डी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन, इसमें ऑप्शन नंबर ए 152। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2 volts, what is the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons? 2 electron volts. 152 kinetic energy is equal to Q delta V, so E into V, so 2eV। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन 153, pair production can be used to detect high energy photons, measure the energy of photons, create antimatter, या all of above? Correct option will be all of above. Option number D. 154. The Compton shift is minimum when the scattering angle is 0. 154 में देखो ना, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h divided by m naught c 1 minus cos of theta, तो cos 0 is equal to 1, 1 minus 1 is equal to 0। शुक्र देशिदा खुदरजी। अच्छा 154 में ऑप्शन नंबर ए। 155, sunlight spectrum is continuous spectrum। 156, which statement is true according conservation laws in alpha decay? Only energy is conserved, only mass is conserved, both mass number and atomic number are conserved, charge is not conserved। कौन सा ट्रू है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर, चार्ज कंजर्व होगा, क्यों नहीं होगा? चार्ज नंबर याद रखे, न्यूक्लियर रिएक्शन में
चार्ज नंबर और न्यूक्लियन नंबर ये दोनों क्या होंगी? कंजर्व। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर कंजर्व। सी। 157. Beta decay results in the formation of daughter nuclei, that is isotope, isomer, isobar, a different element with the same mass. तो ऑप्शन नंबर सी एन आइसोबार एलिमेंट मुकम्मल क्या हुआ? चेंज हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 158 आइसोबार डी तो नहीं है, आइसोबार मौजूद है तो ऑलरेडी आ गया। आइसोबार ना होता तो फिर ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट करते। जी जी, डिफरेंट नहीं होता। अगर डिफरेंट हो गया तो फिर क्या बनेगा? आइसोटोप बन जाएगा। ठीक है, आइसोमर क्या होता है वैसे? अच्छा, 158. If 50% radioactive nuclei decayed in 5 seconds, then after 15 seconds, the undecayed nuclei will be 12.5. 158. ये असल में आप देखें, अगर 5 सेकंड इसका हाफ लाइफ है तो 15 सेकंड आ गया। ठीक है, 1 2 एंड दिस इज 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 50%, यहां पर 25% और यहां पर 12.5%। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। जी। 159. The time taken for radioactive sample to completely decay is infinite, क्योंकि completely decay नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। 160. According to Gauss law, the total electric flux through a closed surface is depends only on the charge inside. ऑप्शन नंबर सी। आपने पढ़ा इस स्टेटमेंट, total electric flux is equal to total charge enclosed in a surface divided by permittivity of free space. So option number C. And the last one, second last one, voltmeter is the unit of electric flux. और अगर वोल्ट पर मीटर आ जाए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। लास्ट संडे डिस्कस कर चुका हूं ये, अगर याद है, या पहले पे मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ये आगे 161 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो E इंटू ए, तो यहां पर है वोल्ट इंटू मीटर, लेकिन अगर E आ जाए तो फिर इसके लिए क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। ये +1 और यहां पर -1। सो इसमें आ गया ऑप्शन नंबर ए। लास्ट एमसीक्यू है, कौन सा है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेडी करंट इज 0। ठीक है, पेवर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0 होगा। आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वो क्या होगा? आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। हाँ जी, सेम होगा। ठीक है, और अगर फुल वेव रेक्टिफायर आ जाए फिर क्या होगा? फिर डबल होगा, क्योंकि वो भी डीसी है और स्टेडी करंट भी क्या है? ये भी डीसी है, लेकिन ये पेवर डीसी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट है, और उसमें क्या है? वो पल्सेटिंग डीसी होता है। तो स्टेडी करंट में फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन की बात हो जाए और वहां पर हम बात करें तो फिर क्या होगा? सेम फ्रीक्वेंसी होगा, या क्या होगा? डबल ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह कामयाब का।